वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी सीटेट साइंस की रिवीजन सीरीज़ चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सीटेट में हेल्प करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो 15 क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए, और उसमें सभी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही आंसर बताया था। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े के पालन को हम क्या बोलते हैं? हम उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर बताया करें। इससे एक टीचर को अच्छा लगता है कि बच्चे को आंसर पता है, और ऐसा फील आता है कि हाँ, हमने जो पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आया और कहीं ना कहीं उसको अभी भी याद है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज हमारी क्लास का है। मैच द वर्ड ऑफ कॉलम 1 विद दूज इन कॉलम सेकेंड। कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से करना है, और ये लगभग सारे हमने पहले कर लिए हैं, तो बड़ी आसानी से आप मिलान कर लेंगे। पिछली ही वीडियो में मैंने समझाया था स्काउरिंग क्या होता है, अभी मार्जिन क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, जो वूल होती है उसकी सफाई करते हैं, वही क्या होती है, स्काउरिंग होती है। क्लीनिंग शीयर्ड स्किन, काटी गई जो ऊन है उसकी सफाई करना। जो भेड़ होती हैं, भेड़ों से जो ऊन ऊन निकलती है उसकी जो सफाई होती है वही क्या कहलाता है, स्काउरिंग कहलाता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ई के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, और चारों ऑप्शन में ही ई है। और मुझे लग रहा है कि सारे ऑप्शन मैंने एक ही कर दिए हैं, थोड़ा चेंज करना भूल गए हैं, तो यहाँ पर तो आंसर बताना बहुत ही आसान हो जाएगा। चारों ऑप्शन ही सही हैं। तो पहले का हम देख लेते हैं। पहले का ई होगा, साफ करना, साफ सफाई करना। जो आपकी वूल होती है वो आपकी स्काउरिंग कहलाती है। और याद रखना, स्काउरिंग के बाद ही सॉर्टिंग होती है। साफ सफाई के बाद हमारी क्या होती है, छटाई होती है कि कौन सी वूल अच्छी है वो अलग करी जाती है। ठीक है, तो पहले स्काउरिंग होती है और उसके बाद सॉर्टिंग होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और पहले भी हमने अच्छे से समझा है। उसके बाद है इसमें मलबरी लीव्स। देखिए, मलबरी लीव्स जो होती हैं वो फूड होती हैं, खाना होती हैं। किसका? सिल्क वॉर्म का, रेशम कीट का भोजन होता है ना। देखते हैं ना, उनके जो अंडे होते हैं वो मलबरी जो लीव होती है उस पर ही विकसित होते हैं, जहाँ से हमारी सिल्क बनती है। पूरा एक प्रोसेस होता है। तो बी जो है वो हमारा सी ऑप्शन के साथ जुड़ जाएगा, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। उसके बाद जो हमारा याक है, याक क्या होता है? एक वूल यील्डिंग एनिमल है। ये जम्मू कश्मीर की साइड में, लद्दाख की साइड में होता है याक, जहाँ ऊन देने वाला जंतु है ये। तो ये काले रंग का होता है, थोड़ा भैंस जैसा ही लगता है दिखने में, लेकिन इसके ऊपर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा वूल देने वाला यील्डिंग एनिमल है याक। तो यहाँ पर आंसर आपका जो थर्ड है वो बी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं ककून की बात करूं तो ये क्या होता है, ककून हमारा यहाँ पर हो जाएगा ईल्ड सिल्क फाइबर, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। जब हमारे सिल्क वॉर्म के ऊपर जो कवरिंग आ जाती है वो कवरिंग ही क्या होती है, वो कवरिंग जो होती है वो ककून ही होती है। और उस ककून को ही हम निकाल लेते हैं, और वही एक तरह से आगे चल के क्या बनता है, सिल्क बनता है, रेशम बनता है। तो ककून जो है, इल्ड सिल्क फाइबर, हमारा जो रेशम है, रेशम के उत्पादन जो होता है वो उसी से होता है, ककून से होता है। तो 4 हमारा ए हो जाएगा। और बाकी आंसर तो आपके सारे ऑप्शन ही हो जाएंगे। फर्स्ट का ई, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। और इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग फूल में महिला अंग को कहते हैं? मतलब फूल के जो महिला अंग होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार हमने ये किया है, स्टिग्मा स्टाइले ओवरी। डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये स्टिग्मा है, और ये जो बीच वाला जहाँ से पाइप निकल कर जा रहा है वो आपका स्टाइली है, और नीचे जो है ये आपकी ओवरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। ऊपर वाले स्टिग्मा को बोलते हैं हम वर्तिकाग्र, और ये जो बीच में स्टाइली होता है इसको हम बोलते हैं वर्तिका। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी, ये सब फीमेल पार्ट हैं। और अगर मैं मेल पार्ट की बात करूं तो वो आपके ये हो जाते हैं एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और ये जो हमारा स्टेमन होता है, दोनों फिलामेंट और एंथर को मिलाकर इस स्टेमन को ही हम पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, सॉरी। और जो हमारा एंथर होता है वो पराग कोश होता है, थोड़ा गड़बड़ बोल दिया। एंथर क्या होता है हिंदी में? पराग कोश होता है। और ये जो हमारा स्टेमन होता है ये हिंदी में पुंकेसर होता है। और ये एंथर, पराग कोश, ये सब क्या है? ये सब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के। तो अगर मेल पूछे, पुरुष पूछे, पुरुष वाले कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर में, तो वो आपके एंथर,
फिलामेंट और दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, स्टेमन कहलाते हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस इज दैट। विज्ञान पढ़ाने की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से क्या है कि जब हम बच्चे को साइंस पढ़ा रहे हैं वो भी प्रोजेक्ट विधि से। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, बच्चे को क्या बोला जाता है कि आप नेट पर सर्च करो, है ना, रिसर्च वर्क करो, उसके बाद आप खुद से सोचो, खोजो और फिर प्रोजेक्ट बनाओ, एनालिसिस करो, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं प्रोजेक्ट विधि में। तो इसकी एक सबसे बड़ी खराबी क्या है, इस पद्धति की सीमा क्या है जो इसमें अच्छी नहीं होती, वो इसमें ये अच्छी नहीं होती कि द स्टूडेंट हैव टू परफॉर्म एक्सेसिव मेंटल एंड फिजिकल वर्क। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करना पड़ता है क्योंकि नेट पर देखना होता है। प्रोजेक्ट में क्या होता है, बच्चों को खुद ही करना होता है, टीचर तो सिर्फ गाइड कर रहा होता है। तो वहाँ पर उनका मेंटल वर्क और साथ में उन्हें सामान लाने होते हैं, इधर उधर जाना होता है, तो फिजिकल वर्क भी काफ़ी होता है। तो यही इसका एक थोड़ा सा लिमिटेशन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सम्मेटिव असेसमेंट। एक क्वेश्चन साइंस में पेडागोजी से असेसमेंट से आना ही आना है, चाहे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, असेसमेंट से तो क्वेश्चन आएंगे ही। सम्मेटिव असेसमेंट इन साइंस शुड मेनली फोकस ऑन। विज्ञान में जो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए किस पर। देखिए, अगर मैं नॉर्मली सम्मेटिव असेसमेंट की बात करूं तो उसमें क्या होता है, लास्ट में बच्चे के जो जो किया है ना उसके टेस्ट के थ्रू वो सारी चीज़ें हम देखते हैं लास्ट में। टर्म अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो सम्मेटिव असेसमेंट में ही आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं साइंस में बात करूं तो उसका फोकस किस पर होना चाहिए। देखिए, एसेसिंग ऑब्जर्वेशन स्किल। सम्मेटिव असेसमेंट जो है वो तो बाद में होता है, तो यहाँ पर अवलोकन नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन तो बीच बीच में होगा, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में होगा, वो रूपात्मक फॉर्मेटिव में होगा। सम्मेटिव में तो बाद में हो रहा है, तो आप बीच बीच में अवलोकन कैसे कर लेंगे, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। टेस्टिंग इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरी को साइंस में इंपॉर्टेंस देते नहीं है, तो ये भी टेस्ट नहीं करेंगे, ये ऑप्शन भी बाहर। टेस्टिंग ऑफ मेनली प्रैक्टिकल स्किल। खाली व्यवहारिक कौशल का परीक्षण करना ही सम्मेटिव असेसमेंट होगा, ये देखते हैं, ये हो सकता है। या फिर डायग्नोस्टिंग द एरिया ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट। छात्रों की सीखने की कठिनाइयों के क्षेत्रों का निदान करना, यही यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा अच्छा है। असेसमेंट में क्या होगा, यहाँ पर हम मूल्यांकन किसके बेसिस पर करेंगे कि बच्चे की जो कमियाँ हैं लर्न करने की, उनको दूर कर कर, उनका निदान कर कर, उनका ही पता लगाना है ना, जो कमियाँ हैं और उन कमियों का फिर निदान करना, यही हमारा सम्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। ताकि जब बच्चा एंड में निकले तो वो कुछ सीख कर निकले, उसके मन में कुछ डाउट ना हो। तो सम्मेटिव असेसमेंट मूल्यांकन में हमें बच्चे की समस्या जो हमने पता लगा ली है पहले से, उसका सिर्फ क्या करना है, निदान करना है। इस तरह का हमारा असेसमेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाई विद राइजोबियम। थ्योरी में हमने काफ़ी बार राइजोबियम को पढ़ा है, तो कौन सा समूह राइजोबियम के साथ सही ढंग मेल खाता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, ये ल्यूगिमिनस हमारा प्लांट होता है, फलीदार पौधा होता है, तो ये तो बिल्कुल बात सही है। उसके बाद ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैंने आपको बहुत बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन एयर से नहीं ले सकते, तो वो कहाँ से लेते हैं, वो सॉइल से लेते हैं। और सॉइल में उनको वो नाइट्रोजन कौन प्रोवाइड कराते हैं, वो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो उनको प्रोवाइड कराता है। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये मुख्यतम काम करते हैं। फलीदार लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ये, और इनके अंदर क्या होते हैं, जड़ों के ग्रंथियां, गुच्छे होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर बिल्कुल सही मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैच द इवेंट रिलेटेड टू मोशन। जो गति से रिलेटेड हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिए हैं, उनका हमें सही से यहाँ पर मिलान करना है गतियों का। द मूविंग व्हील ऑफ सुइंग मशीन। जो स्विंग मशीन होती है जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें कपड़े सिलते हैं, तो उसका जो पहिया घूम रहा होता है, उसमें जो व्हील घूम रहा होता है, वो क्या है, वो रोटेटरी है, सर्कुलर है, पीरियोडिक है। पीरियोडिक तो होगा नहीं, ये तो बच्चों को पता चल जाएगा। बच्चे कंफ्यूज होंगे सर्कुलर है या रोटेटरी है। तो देखिए, जो मूविंग व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन है वो आपका रोटेशन मोशन है। अब आप कहेंगे कि रोटेशन कैसे, तो ध्यान से समझ लीजिए। सर्कुलर मोशन में क्या होता है,
आप किसी पॉइंट के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं वो आपका सर्कुलर होता है। रोटेटरी, रोटेशन में क्या होता है, आप अपने ही किसी पॉइंट का चक्कर लगाते हैं। जैसे और समझते हैं, जब मैं किसी पेड़ का चक्कर लगाऊंगी तो वो सर्कुलर होगा, क्योंकि मैं किसी पेड़ जो कि एक पॉइंट है उसका चक्कर लगा रही हूँ। लेकिन जब मैं अपने ही पैर से पलटती रहूँगी, जैसे अबाउट टर्न हो जाना है ना, अपने ही आप अपना घूमना, वो मेरा क्या हो जाएगा, रोटेटरी हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने ही किसी बॉडी के पॉइंट से घूम रही हूँ। जैसे अर्थ है, जब वो सन का चक्कर लगा रही है तब तो वो सर्कुलर है, क्योंकि वो एक सन एक पॉइंट है उसका चक्कर लगाए जा रही है। लेकिन जब वो अपने ही किसी एक्सिस पर, अपने ही किसी पार्ट, अपने ही किसी खुद के अंदर के पॉइंट पर चक्कर लगा रही है, अपने खुद की बॉडी के किसी पॉइंट पर चक्कर लगा रही है, उसका चक्कर लगा रही है, तो वो रोटेशन होता है। तो याद रखिए, तो मूविंग व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन, आपने देखा होगा उसका जो हत्था होता है, डंडा होता है, उसमें वो व्हील से लगा हुआ होता है। तो व्हील जो है अपने ही एक एक्सिस पर, अपने ही किसी पॉइंट पर घूमता है, तो वो आपका रोटेटरी मोशन हो जाएगा। जबकि मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर, तो जो मिनट हैंड है वो क्या हो रहा है, वो किसी बिंदु का चक्कर लगा रहा है इस तरह से, तो वो आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। किसी बाहर बिंदु का चक्कर लगा रहा है तो वो आपका सर्कुलर होगा। बाकी अ मूविंग स्विंग, झूले का आगे पीछे जाना, वो तो हमें पता है हमारा पीरियोडिक मोशन होगा, तो वो तो सी के साथ हमारा थर्ड आ जाएगा, ए के साथ हमारा सेकंड आ जाएगा, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही हमारा सही होगा। मुझे लगता है सर्कुलर और रोटेटरी आपको क्लियर हो गए होंगे। सर्कुलर में हम किसी बाहर पॉइंट का चक्कर लगाते हैं, और रोटेटरी में हम अपने ही किसी बॉडी पर किसी पॉइंट का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि काफ़ी सिंपल है। Aquatic animal like fish excrete their waste in gaseous form as, जलीय जंतु जैसे मछली अपने अवशिष्टों को गैसीय रूप में उत्सर्जित करती है, किसकी फॉर्म में, तो वो अमोनिया की फॉर्म में उत्सर्जित करती है, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ साइंस टीचर इज इंटरेस्टेड, यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इंटरेस्टेड टू फोकस मोर ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रोसेस स्किल बाय द लर्नर, एक विज्ञान शिक्षक सीखने वाले द्वारा प्रक्रिया कौशल में अधिग्रहण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में रुचि रखता है। तो कौन सा मेथड यहाँ पर सबसे अच्छा होगा, जो ऑब्जेक्टिव उसने डिसाइड करा है उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, वो बेसिकली यहाँ पर प्रक्रिया कौशल, प्रोसेस स्किल, मतलब स्टेप बाय स्टेप बच्चों को खुद से करने के लिए बताना चाहता है। प्रोसेस स्किल में क्या होता है कि बच्चों को एक बार चीज़ें बता दी और उसके बाद बच्चे खुद करते हैं। प्रोसेस स्किल में स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह हो गए हैं ना, इस तरह के, जैसे पेड़ों को उगा कर के पहले बीज बोया जाता है ना, उस तरह से फिर पानी दिया जाता है ना, उसके बाद खाद दिया जाता है, जैसे फसल में होता है, तो वो एक प्रोसेस स्किल है। तो ये साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर इसी के थ्रू पढ़ाना चाहता है। तो कौन सा मेथड वो यूज़ करे ताकि जो चीज़ वो सोच रहा है, जो प्रोसेस स्किल वो सोच रहा है, वो अचीव हो जाए। तो यहाँ पर उसको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड, परियोजना सह प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट के माध्यम से लेबोरेटरी के थ्रू वो इस चीज़ को अचीव कर सकता है। देखिए लेक्चर से तो करेगा नहीं, लेक्चर वाले दोनों ऑप्शन। अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बचा, सेकंड या फोर्थ बचा, असाइनमेंट कम क्वेश्चनिंग मेथड। तो क्वेश्चन आंसर और असाइनमेंट में क्या प्रोसेस स्किल बच्चे खुद से कर लेंगे कोई चीज़, नहीं, वो भी क्या है, पूछताछ है आपस में इस तरह की, तो उसमें प्रोसेस स्किल नहीं अचीव हो पाएगी। तो हमारा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड, परियोजना सह प्रयोगशाला विधि के माध्यम से ही हम बच्चों को प्रोसेस में चीज़ें करा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, जल धारक क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है, जिसमें स्पेस सबसे कम होगा उसकी जलधारक क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, और वो हमारी कौन सी सॉइल होती है, वो हमारी क्लेड सॉइल होती है। यहाँ पर गलत लिख दिया, मिट्टी की मिट्टी, तो वो हमारी कौन सी मिट्टी होती है, क्लेड सॉइल होती है, दोमट मिट्टी होती है, क्योंकि उसमें जो मिट्टी के कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो बहुत पास होते हैं, जिससे क्या होता है वो पानी को अच्छे से होल्ड कर लेते हैं, तो उन्हीं की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है।
एक क्वेश्चन आता है कि पर्कुलेशन रेट, पानी का निकलना किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो वो आपका सैंडी, रेतीली मिट्टी होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी रुक नहीं पाता, पानी बह जाता है रेत में से। तो रेतीली मिट्टी जो सैंडी सॉइल होती है उसमें पर्कुलेशन रेट सबसे ज़्यादा होगा, और क्लेड सॉइल में पर्कुलेशन रेट कम होगा, वो पानी को नहीं क्या होगी, बहा नहीं पाएगी, वो उसको रोक लेगी। तो होल्डिंग कैपेसिटी तो सबसे ज़्यादा क्लेड सॉइल में है, लेकिन पर्कुलेशन वाली जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, सैंडी सॉइल में होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। और अगर ये भी पूछ लिया जाए कि सबसे छोटे कण कौन सी मिट्टी के होते हैं, तो वो भी क्लेड सॉइल ही होती है, दोमट मिट्टी होती है, उसी के कण सबसे छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच इन साइंस रेफर टू, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच क्या होती है, रचनावाद उपागम क्या होता है, ये कुछ इस तरह से होता है जैसे बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर खुद से कुछ करके दिखाते हैं। जैसे आपका क्या बोल रहे हैं, जैसे आपके नाटक वगैरह हो गए ना मंच पे, तो वहाँ पर क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, बच्चे खुद से अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहे हैं। जैसे कुछ भी चीज़ कराना, जैसे वो हो गए ना आपके जो फेयर बताए थे मैंने, साइंस में जो मेले वगैरह लगते हैं, वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में ही आ जाएंगे, रचनावाद उपागम में ही आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ रचना कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो जहाँ पर ऐसे कुछ क्रिएट से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाएंगी। जैसे कोई भी नाटक वगैरह मंच पे होना, वो भी क्रिएटिविटी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को ही दिखाता है। तो साइंस में हमें बताना है वो किस चीज़ को रेफर करता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला बिल्कुल बाहर, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर रीडिंग मटेरियल बिल्कुल बाहर ऑप्शन। अब ऑप्शन क्या होगा, प्रोवाइडिंग एडिशनल एकेडमिक हेल्प टू वीक स्टूडेंट। यहाँ पर हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि खाली वीक स्टूडेंट को, यहाँ पर हमारी समावेशी शिक्षा होती है, सारे बच्चों को इंक्लूड करना होता है। तो हमारी खाली जो रचनावाद उपागम होगा वो इस पर खाली फोकस नहीं करेगा कि वीक स्टूडेंटों पर ही ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग टू स्टूडेंट। यहाँ पर हम अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करेंगे। अनुभवात्मक शिक्षा क्या होगी, एक्सपीरियंस क्या होगा कि बच्चों को वही चीज़ें कि दिखा के करके दिखाना, वहाँ पर बच्चे खुद करेंगे। एक्सपीरियंस, बच्चे खुद एक्सपीरियंस देखेंगे चीज़ों का और उसके बाद उसको समझेंगे। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होगी वही आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच हो जाएगी साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है ये हमें यहाँ पर बताना है, और ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आर्टरीज जो धमनियाँ होती हैं वो हमारे हृदय से क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को ही हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट में लेकर जाती हैं। और शुद्ध रक्त जो प्यूरिफाइड ब्लड होगा वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड ही होता है, फ्रॉम आर हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जी हाँ, धमनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त हमारा शुद्ध रक्त है उसको शरीर के डिफरेंट भागों तक लेकर जाती हैं। और जब वो लेकर जा रही होती हैं तो सीधी सी बात है, वहाँ पर रक्त का जो फ्लो होगा, जो ब्लड है उसका जो फ्लो होगा, प्रवाह होगा, वो बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज हैं, जो धमनियाँ हैं, उनकी जो नलियाँ होती हैं, उनकी जो ट्यूब्स होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, थिक होती हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वेंस जो हमारी शिराएँ होती हैं, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट बैक टू द हार्ट। जी हाँ, ये यही तो करती हैं, जो हमारी शिराएँ होती हैं, जो हमारा अशुद्ध जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है उसको हमारे डिफरेंट भागों से ले जाकर फिर कहाँ ले जाती हैं, हमारे हृदय, हमारे हार्ट तक वापस लेकर जाती हैं, वो हमारी शिरा होती हैं। और जो लेकर आती हैं वो हमारी धमनियाँ होती हैं। दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं, और यहाँ पर हमें गलत पॉइंट बताना है। वेन्स एंड आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल, यही पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। खाली आर्टरीज की थिक इलास्टिक वॉल होती हैं, धमनियों में जो मोटी लोचदार, इलास्टिक मतलब लचीली, मतलब जैसे भी चाहो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, क्योंकि जो रक्त का प्रवाह होता है वो बहुत तेज़ी से आता है, तो इसलिए से वो इलास्टिक होती है, लचीली होती है, ताकि आसानी से एडजस्ट हो जाए। तो वो हमारी आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वेन नहीं होती। शिराएँ तो हमारी कैसी होती हैं, पतली दीवारों की होती हैं। वेन्स हैव थिन वॉल, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल गलत है, इसने दोनों को बोल दिया है, जबकि ये सिर्फ किसका होना चाहिए था, आर्टरीज का होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, the absorption of nutrition and exchange of respiratory gases between blood and tissue take place in
पोषक तत्वों का अवशोषण और रक्त और ऊतकों के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है कहाँ पर। अगर आपने नोट्स में थ्योरी जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वहाँ पर अच्छे से देखा है तो इसका आंसर करना बहुत ही आसान है। कैपिलरीज जो केशिकाएं होती हैं और इन्हीं की जो ट्यूब्स होती हैं वो सबसे पतली होती हैं। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि किसकी ट्यूब्स किसकी नलियाँ सबसे पतली होती हैं, वो केशिकाओं कैपिलरीज की होती हैं। और ये किस में मदद करती हैं, हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब आपने देखा होगा जब आर्टरीज शुद्ध रक्त को ला रही थी, ऑक्सीजन वाले रक्त को ला रही थी, तो उसमें ऑक्सीजन था, बाद में क्या चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसों का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया ना। तो वो एक्सचेंज किसके माध्यम से हुआ, वो कैपिलरीज के माध्यम से हुआ, केशिकाओं के माध्यम से हुआ। तो ये याद रखना है और यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। गाइस आज थोड़ी ठंड ज़्यादा हो रही है इसलिए बोलने में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप प्लीज़ ये एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दें और शेयर तो ज़रूर ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 14 है, स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का यहाँ पर हमें सही मिलान करना है। कॉलम ए में जो है वो हमारे अलग ऑर्गन दिए गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और वो क्या फंक्शन करते हैं उनका कॉलम बी है, उनके साथ हमें इनकी मैचिंग करनी है। जो हमारा लीवर होता है, यकृत होता है, वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये क्वेश्चन वैसे भी आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो जो सबसे बड़ा ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो आपका लीवर होता है। तो फर्स्ट का 4 हो जाएगा। और 4 ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो ऐसा सिर्फ पहले ऑप्शन में ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एज इट इज़ ये क्वेश्चन सीटेट में आया है तो इसको पहचानना बहुत आसान था। बाकी अब आपके लिए ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी से भी एक पॉइंट को उठाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। स्टमक क्या होता है, यहाँ पर हमारा प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो आरंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट। तो अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन का डाइजेशन पाचन कहाँ से आरंभ होता है, तो वो हमारे स्टमक अमाशय से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं गैल ब्लैडर की बात करूँ, पित्ताशय की बात करूँ, तो ये हमारे बाइल जूस को, जो पित्तरस होता है उसको संचरित करता है, उसको स्टोर करके रखता है टेम्पररी। तो वो हमारा गैल ब्लैडर ही होता है, हमारा पित्ताशय होता है। तो सी हमारा सेकंड के साथ हो जाएगा। और पैनक्रियाज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ जाए रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कौन रिलीज करता है डाइजेस्टिव जूसों को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है। अग्नाशय क्या करता है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम को बनाता है, जो कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह के ब्रेक डाउन में मदद करते हैं और उनको रिलीज़ करता है, ताकि जो उनका ब्रेक डाउन है वो अच्छे से हो जाए। तो ये जो अपने एंजाइम हैं उनको कहाँ भेजता है, उनको रिलीज़ करता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो रिलीज़ करता है ये डाइजेस्टिव जूसेस को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर उनका अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाता है, डक्ट के थ्रू ये उनका ट्रांसफ़र कराता है। तो यहाँ पर डी का हमारा थर्ड हो जाएगा पैनक्रियाज। चारों पॉइंट अच्छे से समझ में हो गए होंगे, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बताएंगे। द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज। तने के ऊपर एक वृक्ष के शाखा वाले भाग को कहा जाता है क्या। और ये हमने पहले भी किया है, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है, फिर से बोल रहे हैं, लाइक ज़रूर, शेयर सबसे ज़्यादा करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।